continue the our last class topic, Ayurvedic Pariksha. Today we are going to explain the topic Ashtvid Pariksha. That is the very important topic for both point of the view, क्योंकि अष्टवेद परीक्षा एक वो परीक्षा है कि एक तो आप अगर इसको एग्जाम स्टूडेंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम्स में तो पूछी ही जाती है कि अष्टवेद परीक्षा क्या होती है, इसका डिस्क्रिप्शन वर्णन कहाँ पर दिया हुआ है और किन किन आचार्यों ने इसके बारे में बताया और इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, कैसे की जाती है। एक तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। दूसरा, अगर इसको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अष्टवेद परीक्षा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 8 वो चीजें बताई जाती है जिसकी परीक्षा यानी कि एग्जामिन करके आपको रोगी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। और हमने अपने पहले ही टॉपिक को स्टार्ट करते हुए आयुर्वेदिक परीक्षा में बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि हमें केवल रोग के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, हमें रोगी के बारे में भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर हम केवल रोग के बारे में जानेंगे, रोगी के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसको क्या चीजें साथ में है, नहीं साथ में है, उसकी आप इसको दूसरी भाषा में, जनरल भाषा में समझ सकते हैं कि भाई उसे किसकी टॉलरेंस पावर कैसी है, वो आधी टैबलेट ही ले पाएगा या पूरी टैबलेट ले पाएगा, उसकी एज क्या है, दूसरी चीज उसका बल कैसा है। कई लोग होते हैं कि थोड़ा सा पेन ही होने लगा आहा ऊ करने लग जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा पेन को भी सह लेते हैं, तो उसका मनोबल कैसा है, उसको क्या क्या चीजें, किस चीज से एलर्जी तो नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपको रोगी के बारे में जानकारी देती हैं और जिसकी पूरी जानकारी होने के बाद ही और रोग की पूरी जानकारी होने के बाद ही उस रोगी की चिकित्सा की जाती है और तभी वो सफल चिकित्सा मानी जाती है। तो इसलिए इसके अंतर्गत जो हमने कई प्रकार की आयुर्वेदिक परीक्षा पढ़ी थी कि त्रिवेद परीक्षा हो गई आपकी, इसके बाद में आता है चतुर्वेद परीक्षा, षड्वेद परीक्षा, अष्टवेद परीक्षा, दशवेद परीक्षा। तो उसके अंतर्गत आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपने इस टॉपिक को, दैट इज नोन एज अष्टवेद परीक्षा। अष्टवेद यानी कि 8 विधियां, 8 स्थान, आप इसको 8 विधि कह सकते हैं, 8 तरीके कह सकते हैं या 8 स्थान, 8 चीजों की इसमें परीक्षा की जाती है। यानी कि यहाँ पर आचार्य ने बताया है कि हम 8 चीजों की जानकारी 8 तरीके से परीक्षा करके चीजों की जानकारी लेकर हमें रोगी के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो वो 8 चीजें क्या है जिससे हमें रोगी के बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी, वो हम जानेंगे अपने इस टॉपिक में, दैट इज नोन एज द अष्टवेद परीक्षा। क्या कहा गया, इसका जो सबसे पहले बात है कि अष्टवेद परीक्षा का वर्णन कहाँ है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ मिला है। तो हमारी संहिताओं में योग रत्नाकर ग्रंथ में इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अष्टवेद परीक्षा का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, तो योग रत्नाकर ग्रंथ में अष्टवेद परीक्षा का डिस्क्रिप्शन है। वहां पर इसके बारे में बताते हुए कहा गया है, रोगाक्रांत शरीरस्थे स्थाननष्टो निरीक्षेत नाड़ी मूत्र मल जीवाम शब्दम स्पर्शम द्रग आकृति, कि रोगों से आक्रांत शरीर, रोग से आक्रांत शरीर यानी क्या हुआ, वो रोगी है भाई, जो जिसको रोग हुआ होगा, जिस शरीर में रोग हुआ है उस शरीर को क्या कहेंगे, रोगी। तो रोग से आक्रांत शरीर यानी कि दूसरी भाषा में आप इसको क्या कह सकते हो, रोगी, यानी कि हमारा पेशेंट जो है उसके 8 स्थानों का निरीक्षण हमें इसमें करना होता है, किसमें, अष्टवेद परीक्षा में। और वो 8 स्थान क्या है, जिसमें पहला आता है नाड़ी परीक्षण, दूसरा आ गया आपका मूत्र परीक्षण, तीसरा हो गया मल परीक्षण, चौथा है आपका जीवा परीक्षण, शब्द परीक्षण, स्पर्श, द्रग परीक्षण और आकृति। ये 8 चीजों के बारे में जानकारी होने के बाद हमें रोगी के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है, ऐसा योग रत्नाकर ग्रंथ में कहा गया है। और उसके बाद रोग का परीक्षण किया जाता है, और जब ये दोनों परीक्षण हो जाते हैं और आपको रोगी और रोग के बल, रोगी का बल कैसा है, ठीक है, बल मतलब केवल शारीरिक बल नहीं, मनोबल, हर चीज आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए वो, और रोग का बल पता है, रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी पता है। सिर्फ ये नहीं कि वो रोग कितना सीवियर हुआ है, हर चीज की वो कहाँ फैला हुआ है, किस स्टेज वाला है, हर चीज जब आपको रोग के बारे में पता होगी, रोगी के बारे में पता होगी, उसके बाद कोई चिकित्सक जब उस रोगी की चिकित्सा करेगा तो उसको अपनी चिकित्सा में सफलता अवश्य मिलेगी, और अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, असफल हो जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी, परिणाम स्वरूप रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हमने बताया कि 8 चीजें हमें पेशेंट में अष्टवेद परीक्षा के अंतर्गत देखी जाती है।
अब हम हमेशा कहते हैं कि भाई किसी भी चीज को करने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम मान लीजिए स्टूडेंट्स को मम्मी ने घर पे कुछ कहा कि जाओ बेटा तुम्हें ये काम करना है, हम बड़े ही ले लें, बच्चे तो बच्चे बड़े ही ले लें, अगर हमें कोई भी काम हम पूरे मन से लगन से डेप्थ में जाकर हम तभी करते हैं जब हमें पता होता है कि उस चीज का महत्व क्या है हमारे जीवन में, या आगे जाकर वो चीज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तभी हम उस चीज की डेप्थ में जाते हैं और उसकी पूर्ण जानकारी लेते हैं। ये सच्चाई एक ह्यूमन नेचर है। अगर हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता तो हम कभी भी उसकी डेप्थ में जनरली नहीं जाते हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले, या हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, या कोई आप विधि सीख रहे हो, कोई भी ज्ञान ले रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई और काम करने जा रहे हैं, या हम कहीं जा भी रहे होते हैं, तो हमें उस चीज का, हम घूमने ही जाते हैं तो हम घूमने के लिए ज्यादातर वही प्लेस चूज करते हैं ना जिस प्लेस की हमें इंपॉर्टेंस पता होती है कि हाँ भाई वहां पे फला जगह पे फला चीज बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगर वहां पे वो चीज अच्छी नहीं होगी तो क्या आप उस जगह पे घूमने जाएंगे? अपना टाइम, अपना मनी सब वहां पे लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस जगह की कुछ इंपॉर्टेंस होगी तभी तो आप वहां जाएंगे। ठीक वैसे ही अष्टविध परीक्षा का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि क्यों हम अष्टविध परीक्षा के बारे में वर्णन किया गया और क्यों हम इसे सीखें। इसके लिए कहा गया है आचार्य ने, निदानार्थम करो रोगो रोगस्य उपलक्ष्यते आदो सर्वेषु रोगेषु नाड़े जीवाक्षी मुदता परीक्षाम करित वैधा पश्चात रोगम चिकित्स्यते। जनरली हम सब जानते हैं कि जितने भी रोग हैं वो किसके द्वारा होते हैं? हमारे अहित कर जो हम आहार लेते हैं या विहार करते हैं उन सबके वजह से हमें कोई रोग हो जाते हैं। जनरली हम यही तो मान के चलते हैं अहित सेवन से। अहित में क्या सेवन क्या आ गया? आहार भी हो सकता है आपका, विहार भी हो सकता है, यानी कि खराब लाइफस्टाइल की वजह से या फिर खराब गलत खान पान की वजह से हमें एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से वात पित्त कफ हमारे दूषित हो जाते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं। जनरली हम ये सभी जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक रोग की वजह से कोई दूसरा रोग उत्पन्न होता है। जनरली आपने देखा होगा कि किसी को एक सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो गई, ठीक है, कोई एक रोग हो गया, वो रोग शरीर में फैलता रहता है और उस रोग की वजह से उसको दूसरा रोग हो जाता है। आप पेशेंट मान लीजिए आपके पास दूसरे रोग के लेके आया, उसने सोचा कि पहली बीमारी उसको कहीं और पे वो इलाज लेना है, ठीक है, पहली कोई बीमारी हुई उसका इलाज वो कहीं और करा रहा है, आप किसी और चीज के स्पेशलिस्ट हैं और उस रोग की वजह से उसको जो दूसरा रोग हुआ है आपके पास वो उस चीज की ट्रीटमेंट के लिए आ गया। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी मान लीजिए सोरियाटिक आर्थराइटिस हो गई या कोई और डिजीज मान लीजिए, एक रोग की वजह से कोई दूसरा रोग हुआ है, ठीक है, अब वो रोग, अब आप सोच रहे हैं कि उसको जो रोग आया आपके पास, रोगी लेकर आया है, वो रोग का आपको इलाज करना है, उसकी चिकित्सा करनी है। तो चिकित्सा करने के लिए हमने क्या बताया? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसके हेतु क्या, निदान क्या है, किस वजह से हुआ है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, जब हम पूरे परीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो रोग जो है उसको उस रोग की वजह से हुआ है। जब उस रोग की, पहले वाले रोग की चिकित्सा हो जाएगी तो ये रोग भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें इस तरह से पता चलता है कि कई बार सभी रोग भी रोग के निदानकारी अर्थात रोग के हेतु हो जाते हैं, यानी एक रोग की वजह से भी दूसरा रोग उत्पन्न होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि अहितकर सेवन से यानी कि आहार विहार की वजह से ही रोग हो या वात दोष की वजह से हो, कभी कभी एक रोग की वजह से भी दूसरा रोग हो जाता है। इसीलिए किसी भी चिकित्सक को रोगी के नाड़ी, मूत्र, जीवा, ये सभी जो 8 स्थान बताए गए हैं उसका परीक्षण करने के पश्चात ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ताकि उन्हें उस रोग की और रोगी की जो है संपूर्ण जानकारी हो सके। साथ ही साथ ये बताया गया है कि हमने पहले भी कहा, अगर हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता तो वो कार्य सफल नहीं होगा। अगर कोई वैद्य इन 8 चीजों की परीक्षा किए बिना, ठीक है, आपने उसका परीक्षण नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि हमारा रोगी कितना बलवान है, वो कितनी स्ट्रेंथ वाली मेडिसिन ले सकता है, कितनी डोज वाली ले सकता है, हो सकता है उसे कुछ चीजें साथ में हो। हम साथ में के बारे में जानते हैं कि रोज लेते लेते नहीं कहते हैं विष भी साथ में हो जाता है, उसको एडिबल हो जाता है, उसको उसका असर नहीं दिखाई देता।
तो हो सकता है उसे कुछ चीजें साथ में हो, उसे कुछ चीज से एलर्जी हो, आपने रोगी की जानकारी नहीं की और आपने उसकी चिकित्सा करनी स्टार्ट कर दी, तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है कि आपके रोगी की मृत्यु भी हो जाए। तो हो सकता है कि ऐसा चिकित्सक अपने रोगी को ठीक करने की बजाय उसके मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम अपने रोगी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखें। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया कि हमें अष्टविध परीक्षा का की क्या इंपॉर्टेंस है। भाई अष्टविध परीक्षा के द्वारा अगर हम 8 चीजें देख लेंगे तो हमें रोगी के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी और उसके बाद हम जो रोगी की चिकित्सा करेंगे वो सफल चिकित्सा होगी। और सफल चिकित्सा से क्या मतलब होता है कि उसका रोग ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मृत्यु का कारण बन जाए अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि हमने इसमें पढ़ना है अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत 8 चीजें देखनी है, तो हम अपनी पहली चीज पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड नाड़ी परीक्षा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज नाड़ी परीक्षा में क्या होता है, हम जब बीएमएस किए होते हैं या आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, तो हमसे पहली अपेक्षा रखी जाती है कि हमें नाड़ी देखनी है। आप क्लिनिक में बैठे हैं, कहीं भी चिकित्सा कर रहे हैं, लोग सबसे पहले आपके सामने हाथ बढ़ा देते हैं, अरे वैद्य जी जरा नाड़ी देख के बताइए तो हमें क्या रोग हुआ। हर किसी की अपेक्षा रहती है, वो आपसे चिकित्सा कराना चाहे या ना चाहे, आपको टेस्ट करने के लिए भी सबसे पहले वो आपको जज करने के लिए कि भाई वाकई आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या नहीं, या वैद्य है कि नहीं, आपको आयुर्वेद की नॉलेज है कि नहीं, सबसे पहले आपसे जो है आपके सामने अपना हाथ बढ़ा देगा कि आप हमारा नाड़ी परीक्षण करें। यानी कि उनकी अपेक्षा रहती है कि आप नाड़ी परीक्षण करके आप उसे बता दीजिए कि उसे क्या रोग हुआ है। तो थोड़ा सा हम यही जान लेते हैं, डिटेल तो हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि नाड़ी परीक्षण बहुत डेप्थ में होता है, कई महीने तक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद, समझने के बाद जो है इसकी संपूर्ण जानकारी हो पाती है। बट इन शॉर्ट हम सबसे पहले देखेंगे कि नाड़ी परीक्षण के बारे में कि कैसे परीक्षा की जाती है। नाड़ी परीक्षा की इंपॉर्टेंस, हमने कहा इंपॉर्टेंस सबसे पहले जाननी होती है, तो नाड़ी परीक्षा की इंपॉर्टेंस के बारे में ये बनी, नाड़ी देखकर रोग कैसे बता देते। कोई पूछेगा आपसे, कहा कि आप किसी की मान लीजिए कहीं पर भीड़ में गए, किसी पार्टी में गए हैं, कहीं पर गए, गेट टुगेदर है, और वहां पर किसी ने आपसे कहा कि नाड़ी देख दीजिए, ठीक है, तो दूसरा आपका मजाक उठाने लगा जिसको नहीं इसकी जानकारी है, भाई खाली नाड़ी देखकर आप कैसे बता दोगे कि किसी को क्या रोग हुआ है, खाली पल्स देख के आप रोग बता दोगे या रोगी के बारे में बता दोगे। तो आप क्या उसका आंसर दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक उपमा दी गई है नाड़ी परीक्षा के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए, कि जैसे वीणा में लगी हुई तारे सब रागों को बता देती है। भाई वीणा में कुछ ही तारे तो होती हैं, कई हजार तारे तो नहीं लगी होती। आपका जो गिटार होता है, आजकल के टाइम बच्चे क्या बजाते हैं, गिटार, गिटार में कुछ ही तारे तो होती हैं, लेकिन उन तारों से अलग अलग म्यूजिक निकल आता है, अलग अलग सॉन्ग निकलते हैं, ठीक है। तो कुछ ही तारों से सभी प्रकार के म्यूजिक को जनरेट किया जाता है, निकाला जाता है, बजाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि वीणा में लगी हुई तारे जिस प्रकार से सभी रागों को बता देती हैं, ठीक उसी प्रकार से हाथ में लगी हुई नाड़ियां सभी प्रकार के जो है रोगों को प्रकट कर देती हैं। तो अगर आप किसी को ये उपमा दे देते हैं तो वही उसके पास उसको उसका जवाब मिल जाएगा कि भाई खाली नाड़ी देखकर आप रोग कैसे बता सकते हो। अगर हम नाड़ी देख के रोग नहीं बता सकते तो आप वीणा या गिटार में लगे हुए तारों से हर प्रकार का म्यूजिक कैसे बजा लेते हैं, ठीक है, सारे राग कैसे निकाल लेते। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए एक उपमा देते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। आगे आते हैं कि नाड़ी परीक्षा का स्थान क्या है, कहाँ देखना चाहिए। एक्चुअली ये नहीं कि हमने कहीं पर भी हाथ में पकड़ लिया, उसको देख लिया, तो इसके स्थान के लिए कहा गया है कि आप जब रोगी की नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं तो आपको अपने दाहिने हाथ का यूज करना है, दाहिने हाथ की 3 उंगलियों का यूज करना है नाड़ी परीक्षण करने के लिए। वैद्य की दाहिने हाथ की 3 उंगलियों का यूज किया जाएगा। ऑलवेज वी विल यूज द राइट हैंड, ठीक है। चिकित्सक जो है अपने हाथ की 3 उंगलियां, दाहिने हाथ की 3 उंगलियों का यूज करेगा। लेकिन रोगी के केस में क्या होगा, रोगी के हर बार अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, वो अपना दाहिना हाथ बढ़ा रहा है, बायां हाथ बढ़ा रहा है, तो ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए, ऐसा कहा है आचार्यों ने कि हमें अगर आपका रोगी मेल है तो उसके दाहिने हाथ में देखना है, और अगर वो आपका रोगी फीमेल है तो उसके आप बाएं हाथ में जो है नाड़ी परीक्षा करेंगे। तो ये तो बात हो गई स्थान की कि हम कौन से हाथ का यूज करें। इन द केस ऑफ मेल पेशेंट वी विल यूज द राइट हैंड, एंड इन द केस ऑफ फीमेल पेशेंट वी विल यूज
द लेफ्ट हैंड ऑफ द पेशेंट, नॉट द डॉक्टर और चिकित्सक, फिजिशियन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। और कहाँ की जाती है इसको, हमेशा हम करते हैं, मान लीजिए दाहिने हम अपनी 3 उंगली का यूज करते हैं। जो आप पेशेंट, जो भी आप रोगी का हाथ लेंगे, उस हाथ का अंगूठे का जो मूल होगा, जड़ वाला पार्ट होगा, यहाँ पे जो है नाड़ी का परीक्षण किया जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि नाड़ी परीक्षा विधि, नाड़ी की परीक्षा की विधि क्या है, किस तरीके से देखी जाती है। तो भाई ऐसे नहीं हो कि पेशेंट आपके पास किसी भी पोजीशन में बैठ गया और आप उसका हाथ यूं करे हुए, आप यूं करके हाथ देख रहे हैं, नहीं। देखिए, नाड़ी परीक्षा की एक प्रॉपर विधि बताई गई है और हमें जो बताया गया है उसी तरह से चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हर बात की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, एक वजह होती है, और वो ना करने पर हमें प्रॉपर सफलता कभी भी नहीं मिलती है। तो इन्होंने बताया है कि नाड़ी परीक्षा करने की विधि होती है कि रोगी का हाथ थोड़ा हुआ, नबा हुआ और फैला हुआ होना चाहिए, उंगलियां फैली हुई हो, ऐसे उंगलियां फैलाए रखनी है, साथ ही हाथ नबा हुआ यूं हो, उंगलियां फैली हुई हो, और संधियां भी जैसे ये ना हो कि मुड़ी हुई हो, हाथ मुड़े हुए नहीं हो, ऐसे होने चाहिए, ज्वाइंट्स खुले होने चाहिए उंगलियों के। साथ ही साथ जो भी आप उसके, अगर मेल के दाहिने में देख रहे हैं, फीमेल के लेफ्ट में देख रहे हैं, तो उसके हाथ में किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं होना चाहिए, कोई चोट ना लगे जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसके हाथ के अंगूठे की जड़, मैंने बताया ना ये हाथ का अंगूठा, अंगूठे की जड़ में, रूट में आपको यहाँ पर देखना है। और देखने का टाइम, टाइम हमेशा प्रातः काल का टाइम चूज किया जाता है, और प्रातः काल में 1 प्रहर का टाइम, यानी कि उठने के बाद 3 घंटे का टाइम लेते हैं, जिसमें जनरली देखा जाता है, पहले के टाइम में होता था कि जनरली ब्रह्म मुहूर्त से 3 घंटे का टाइम माना जाता था इसको नाड़ी को परीक्षण करने के लिए। अब वो बात अलग है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:15 का जो भी टाइम होता है, उस समय आपके पास पेशेंट नहीं आएगा दिखाने के लिए, या इत्यादि आप नहीं खोलेंगे, लेकिन उठने के 3 घंटे पहले, यानी कि सुबह खाली पेट आपके पास पेशेंट होना चाहिए, रोगी होना चाहिए, उस समय प्रातः काल में 1 प्रहर तक का टाइम नाड़ी परीक्षण के लिए माना गया। दूसरी चीज, नाड़ी की परीक्षा 3 बार करें। ऐसा नहीं करें कि आपने जो एक बार में देखकर आपने उसको बताना शुरू कर दिया। कभी भी अपना जजमेंट, किसी भी चीज, कहते हैं ना, हमारे पास पेशेंट आता है कि तो उसको बीपी बढ़ा हुआ है, तो क्या हम एक दिन के बीपी बढ़े होने पर दवाई इसकी शुरू कर देते हैं? नहीं करते। अगर किसी की शुगर बढ़ी हुई है तो क्या एक दिन की शुगर बढ़ी हुई पे चल स्टार्ट कर देते हैं मेडिसिन? नहीं करते। हम क्या करते हैं, 4 से 5 दिन की मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो है नाड़ी परीक्षण की तरीके बताया गया है कि नाड़ी की परीक्षा 3 बार करनी चाहिए। एक ही बार में 3 बार करते हैं, पकड़ पकड़ के छोड़ दी जाती है, करी जाती है। उसके बाद इसका जजमेंट किया जाता है कि आपको जो मिला है वो कौन से दोष की वृद्धि मिल रही है और यहाँ पर किस रोग की होने की संभावना है। अब कुछ बताया गया नाड़ी के बारे में कि नाड़ी के प्रकार दोषानुसार, दोषानुसार नाड़ी कितने प्रकार की होती है। तो भाई हमारे जितने दोष है, यानी कि वात पित्त कफ, वो हो गए 3 प्रकार के। 3 प्रकार के हो गई द्वंदज, द्वंदज वाली, वात पित्तज, पित्त कफज, कफ वातज, और सन्निपातक, यानी कि जहां पर तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट हो उसके अकॉर्डिंग ये हो गई। तो ये इस प्रकार से नाड़ी के बताए गए प्रकार दोषों के अनुसार, वात पित्त कफज, 3 प्रकार के द्वंद्व और एक सन्निपातक। इस प्रकार से हमें नाड़ी से कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है, साध्य है रोग या असाध्य है, इसकी जानकारी प्रॉपर रूप से मिल जाती है। अब कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए उस काम के करने की इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक चिकित्सक के लिए कि उसे ये पता होना चाहिए कि उसे क्या नहीं करना, कहाँ पे वो ट्रीटमेंट नहीं देना है। आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस सबसे पहले पता होने चाहिए किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले। जितना आप प्रोसीजर के बारे में जानकारी रखते हैं, उतनी ही जानकारी आपके पास होनी चाहिए उस चीज के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, कि वो कहाँ पे नहीं किया जाना। तो नाड़ी परीक्षण के लिए बताया गया है कि तुरंत स्नान किए हुए, सदा स्नातस्य, यानी कि तुरंत अगर शावर ले रखा है, बाथ ली है, तो नहीं करना है। भोजन करे हुए व्यक्ति में, किसी ने अभ्यंग भी करा रखा है, तेल मर्दन कर रखा है, तो नहीं करना है। जो भूखा हो, ठीक है, जिसे बहुत भूख लगी हो, ये नहीं कि ब्रेकफास्ट का लंच का टाइम है, तो जो भूखा हो, जो बहुत अधिक प्यासा हो, सोते हुए व्यक्ति की, ये नहीं पेशेंट सो रहा है अरे चलो भैया उसकी नाड़ी चेक कर ना, ये नहीं करना है। सोकर तुरंत उठे हुए की, सोते हुए व्यक्ति की भी नहीं करनी है, तो वहीं सोकर उठे हुए व्यक्ति की भी नाड़ी चेक नहीं करनी है। इन सभी परिस्थितियों में नाड़ी का ज्ञान
प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि इन परिस्थितियों में दोषों की जो अवस्था होती है वो बदल जाती है और हमें मिसगाइडेंस हो जाती है, जिससे हम रोगी और रोग के बारे में एग्जैक्ट जो हमें जानकारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, और होगी भी तो गलत होगी और हमारा जजमेंट गलत हो जाएगा, जिससे हमारी चिकित्सा में भी असफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो दीज आर द कंडीशंस जहां पे नाड़ी परीक्षण इन कंडीशन में नहीं करना चाहिए। दूसरा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि नाड़ी में आचार्य ने बताया है कि देवताओं की स्थिति बताई जाती है। नाड़ी में इन्होंने बताया है कि वातज नाड़ी में ब्रह्मा जी की स्थिति उपस्थिति है, तो पित्तज नाड़ी में शंकर जी की स्थिति है और कफज नाड़ी में विष्णु भगवान की उपस्थिति बताई गई। इस प्रकार से नाड़ी में त्रिदेव की स्थिति बताई गई। हो सकता है कभी कभी आगे एमटी एंट्रेंस के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं या जो और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह के, वहां पे पूछ लिया जाता है कि 3 प्रकार की नाड़ी में किन 3 देवताओं की उपस्थिति बताई गई। तो वात में आपके ब्रह्मा जी की, पित्त में शंकर भगवान की, और जो कफ है कफज नाड़ी में आपके विष्णु भगवान की स्थिति बताई गई। अब आप बात करते हैं नाड़ी की गति, क्योंकि नाड़ी की गति के द्वारा ही हम रोगों के बारे में पता चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी नाड़ी इसमें वात दोष कुपित हुआ हुआ है या पित्त दोष कुपित हुआ हुआ है या कफ दोष कुपित हुआ है? ये हमें तब पता चलता है कि वहां पर हमें नाड़ी किस प्रकार से चल रही है, उसके चलने की गति के हिसाब से। जैसे हम आजकल क्या होता है ईसीजी देखते हैं ना, ईसीजी देखते हैं कि भाई अगर हमारी पास ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर हमारा ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये रोग होगा, इस तरह जा रहा है तो ये रोग होगा। ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर नाड़ी किस प्रकार से चल रही है उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि नाड़ी में कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है और कौन सा उसको रोग हुआ हुआ है। साथ साथ में ये बताया गया है कि नाड़ी के अग्र भाग में वात वहन करने वाली, मध्य भाग में पित्त वहन करने वाली और अंत भाग में कफ वहन करने वाली नाड़ी होती है। अब आते हैं नाड़ी की गति के प्रकार। नाड़ी की गति के प्रकार किस प्रकार से जज करेंगे, तो हम जब पहले देखते हैं कि जो वातज नाड़ी होगी वो कैसी होगी। वातज नाड़ी की गति सर्प या जलौका के समान होगी। जैसे सांप, और आपने जलौका को चलते देखा है, सांप कैसे चलता है, कभी सीधी गति में चलता है क्या आपने देखा है कि सांप यूं करके सीधे चला जाए, या जो जोक होती लीच होती है वो ऐसा सर करके सीधी चली जाए, नहीं जाएगी। कैसे जाते हैं, हमें शक्ति टेढ़े मेढ़े ऐसे चलते हैं। जोक भी ऐसे चलती रहती है, आराम से रेंग रेंग के ऐसे चल रहे हैं। तो जो वातज नाड़ी की गति बताई गई है वो बताई गई कि जब हम इसको फील करेंगे, नाड़ी को देखेंगे और बहुत ध्यान से आंख बंद कर लेंगे, शांत हो जाएंगे और हम 3 बार में जजमेंट करते हैं, तो हमें क्या होगा, जो वातज नाड़ी की गति होगी वो ऐसा लगेगा जैसे ऐसा महसूस हो रहा है हमारी फिंगर पे जैसे कहीं पर सांप आराम से यूं करके चल रहा हो कि जलौका चल रही हो, उस प्रकार की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये हमारी किस प्रकार की नाड़ी हुई, वातज नाड़ी। अगला आता है पित्तज नाड़ी। तो जो पित्तज नाड़ी होता है, पित्तज नाड़ी की गति बताई गई है बहुत चंचल वाली होती है। चंचल किस प्रकार की, चंचल वैसी होगी जैसे काक यानी कौवा, लावा ये एक प्रकार का बटेर पक्षी होता है उसके, या फिर मंडूक। चलो एक मंडूक का तो आपने जनरली देखा ही होगा, मंडूक कैसे चलता है, मेढक उछल उछल के। मेढक कभी देखो ऐसे सिंपल चलता है, नहीं चलता, कर यूं उछलेगा फिर उसके बाद यूं फिर उछलेगा, एक छलांग लगाएगा, तो क्या है, चंचल टाइप की। तो पित्तज नाड़ी की गति जो बताई गई है वो काक, कौवे की, लावा या मंडूक आदि की गति की तरह चंचल और उछलती हुई होती है। मतलब एक चला फिर डिप, फिर चला डिप, तो ये आपको जो बीच बीच में डिप्स मिल रहे हैं ये आपकी पित्तज नाड़ी हो गई। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है। फिर हम आते हैं कफज नाड़ी पे। जो कफज नाड़ी की गति है ये किस प्रकार की होती है, कफज कैसे, यानी कि आराम से धीरे धीरे। तो कफज नाड़ी की गति हंस, मयूर, पारावत, कपोत और कुकुट की जो है की तरह मंद मंद गति बनी। हंस कैसे चलता है, आराम आराम से, ठीक है। कबूतर भी देखो बहुत आराम से चलेगा। तो मुर्गा, चलो मुर्गे को तो हम अक्सर चलते हुए देख ही लेते हैं कहीं ना कहीं, तो मुर्गा आराम से जैसे चलते हैं। तो जहां पे हमें लग रहा हो कि जो धीमे धीमे आराम से चल रही है, नाड़ी की गति महसूस हो रही है, तो वहां पे हम कफज नाड़ी की इन्वॉल्वमेंट मानेंगे। तो ये तो हमारी हो गई एक दोषज, क्योंकि मैंने पढ़ा था नाड़ी के प्रकार दोषानुसार हो गए थे, दोषज हो गए, वात पित्त कफज होती है। फिर आती है द्वंद्वज नाड़ी। अगर द्वंद्वज यानी कि 2 दोषों की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो क्या होगा, तो जो पहले पढ़ते हैं वात पित्तज नाड़ी,
यानी कि वातज वाली कैसी थी, सर्प की गति के अनुसार या जलौका की गति के अनुसार। पित्तज वाली कैसी थी, काक, लावा या फिर मंडूक आदि की तरह चंचल। तो यहाँ पे जो वात पित्तज होगी उसमें दोनों प्रकार की गतियां मिलेंगी। जैसे कैसे, ये नाड़ी कभी जो है आपको सर्प की गति से यूं करके चलती मिलेगी टेढ़ी मेढ़ी, और कभी मेढक की तरह से ऐसे लगेगा, कभी तो रेंग रही है और कभी ये उछल रही है। तो यानी वात भी है और पित्त भी यहाँ पे इन्वॉल्व। बात आती है फिर वात कफज नाड़ी। वात कफज नाड़ी में क्या हो, वातज वाली थी हमारी सर्प जलौका की तरह, और कफज वाली कैसी थी, हंस की गति की तरह से, पारावत की तरीके से या कुकुट की गति की तरह से। ठीक है, तो हमें कभी तो ये सांप की तरह, सर्प की तरह चलकर महसूस होगी, और कभी कभी उसमें हंस की गति यानी आराम आराम वाली पता चलेगी। तो ये मंद गति पता चलेगी, कभी टेढ़ी मेढ़ी और कभी मंद गति। ये किसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, वात और कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट हो गई। नेक्स्ट आते हैं पित्त कफज नाड़ी। पित्त कफज नाड़ी में क्या होता है, पित्त में क्या बताया था हमने, चंचल वाली, उछलने वाली, मंडूक की तरह। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो नाड़ी हरि यानी कि हरि हंस गति, हरि मतलब यहाँ से तात्पर्य लिया गया है वानर से। बंदर कैसे चलते हैं, कभी एक जगह उनको आराम आराम से चलते देखा है ऐसे करके, नहीं, कैसे चलते, उछलते हुए। ठीक है, चंचल, तो उछलते कूदते। तो जो नाड़ी हरि यानी वानर और हंस की गति से चले, यानी कभी तो उछले, ठीक है, डिप डिप करे, और कभी आपको आराम से मंद गति से पता चले, कभी ऐसी कभी मतलब दो तरीके वाले दोषज में कभी एक ही प्रकार की गति महसूस नहीं होगी। ठीक है, वहां पे आपको दो प्रकार की गतियां महसूस होंगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किस किस तरीके की महसूस हो रही है वो देखते हुए हमें जज करना है कि यहाँ पे किस दोष की इन्वॉल्वमेंट। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बार 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 कई बार करने पे, कई सालों में हजारों पेशेंट देखने के बाद हमें इस चीज की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। ये खाली पढ़ने से भी नहीं आएगा, आप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको जब अपने प्रैक्टिकली लाइफ में उतारेंगे तो धीमे 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 आपको समझ में आने लगेगा। कि अपने आसपास सबकी सुबह देखिए, खाली पेट देखिए, लेकिन टाइम सही होना चाहिए देखने वाला। ठीक है, सन्निपातिक, सन्निपातिक नाड़ी से क्या मतलब है कि तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो यहाँ पे गति हमें एक जैसी होगी ही नहीं, तीनों प्रकार की मिलेगी। जो नाड़ी काष्ठकुट की काट काटने वाली, काष्ठकुट क्या होता है, जो पेड़ के अंदर छेद कर देता है। तो क्या करता है, देखो पहले कट से एक बार छेद करेगा फिर शांत बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक साथ कस के वाला वार करता है। जो नाड़ी काष्ठकुट की काट काटने वाली गति से चले, अर्थात जिस प्रकार से कट फोड़नी अत्यंत वेग से काट को काटती है और बीच बीच में रुक जाती है। तेजी से वार करना और फिर रुक जाना, तेजी से वार करना फिर रुक जाना, ये हमारी सन्निपातिक नाड़ी, और इसको असाध्य माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नाड़ी की गति हो तो हमें मान चल जाए कि सन्निपातिक नाड़ी है ये तो हो गया हमारा नाड़ी परीक्षण। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट, अश्वित परीक्षा के सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज द मूत्र परीक्षा। मूत्र परीक्षा के लिए कहा गया है, सबसे पहले तो अगर हम मूत्र परीक्षा की बात करते हैं, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो हम खाली यूरिन यानी कि मूत्र देखकर उसके बारे में कैसे पता चल जाएगा हमें कि यहाँ पर क्या दिक्कत हुई है। क्या हो जाता है कि जैसे ही मूत्र, इन्होंने आचार्यों ने बोला कि आज से कई हजार साल पहले, अब तो यूरिन एग्जामिनेशन कराया जाता है, कल्चर कराया जाता है, उससे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर किस चीज का इन्फेक्शन हो रखा है, पसल्स है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी देखी जाती है, प्लस उसमें क्या क्या, भाई कहीं पे प्रोटीन तो नहीं आ रही है, कहीं, ये सब चीजें जो अब देख के बताई जाती हैं। तो आज से हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में बताया दिया था कि मूत्र परीक्षा होते ही रोगों का चिन्ह प्रकट हो जाता है, यानी कि जैसे ही यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है वैसे ही क्लियर हो जाता है कि इसको रोग कौन सा हुआ है। ठीक है, यूरिन में एग्जामिन होते ही हमें रोगों के बारे में जानकारी हो जाती है। तो अब हम आते हैं कि वाताधिभेद से मूत्र के लक्षण कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हमने यूरिन का कलर देखा, तो अगर वहां पे वात का प्रकोप हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आचार्य ने श्लोक पूरा बताया जिसमें निष्कर्ष निकला था कि वात प्रकोप से जो मूत्र होगा, यूरिन होगा, वो पांडु वर्ण का हो जाएगा। तो यूरिन का कलर देख के भी हम दोष की इन्वॉल्वमेंट वहां पर
पता कर लेते हैं। पहले तुमने नाड़ी से जान लिया कि किस दोष की इन्वॉल्वमेंट हुई है। अब जैसे जैसे हम बाकी चीजें परीक्षण करते जाएंगे, हमें वहां पर अपना जो निष्कर्ष है वो हमें क्लियर होता चला जाएगा कि हाँ भाई इसी दोष की इन्वॉल्वमेंट हो रखी है और इसको यही रोग हुआ है। तो वात के प्रकोप से, अगर वात दोष प्रकोप की वजह से हुआ है तो उसका जो यूरिन होगा वो पांडु वर्ण का हो जाएगा। कफ के प्रकोप से फेन युक्त झाग वाला होगा, ठीक है। पित्त के प्रकोप से मूत्र रक्त वर्ण का होगा। द्वंद्वज दोष युक्त मूत्र दो दो वर्ण का होगा। ये सारी चीजें आपके पास रोगी अगर आता है तो दो तरह से की जाती है। पहले तो हम रोगी से पूछते भी हैं मूत्र परीक्षण के लिए, हमेशा यूरिन तो कलेक्ट कराया जाता है, साथ ही साथ रोगी से भी पूछा जाता है कि आपको यूरिन कैसा हो रहा है। हम लोग पूछते हैं ना अपनी हिस्ट्री लेते समय, पेशेंट से एग्जामिन करते समय, कि आपको यूरिन स्टूल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो प्रॉपर में यूरिन के बारे में जानकारी हमें डिटेल में चाहिए होती है कि आपको किस कलर का यूरिन हो रहा है, कहीं रेड कलर का तो नहीं आ रहा, ब्लैक कलर का तो नहीं आ रहा, या यूरिन का डिस्कलरेशन तो नहीं हो रखा। जो नॉर्मल कलर का यूरिन होता है वो उसी कलर का आ रहा है या उससे चेंज तो कलर नहीं हो रखा है। तो अगर वो कहते नहीं कलर चेंज हो रखा है, देन आप अपने दिमाग में बनाएंगे कि यहाँ पे कुछ दोष इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उससे पूछेंगे कि उसका कलर कैसा है। भाई पांडु वर्ण का तो नहीं है, कहीं उसको झाग झाग तो नहीं आते, भाई पेशेंट तो नहीं बता पाया कि मुझे झाग झाग आते, आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें झाग झाग तो नहीं आते, या यूरिन जो है वो कहीं उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा, रेड कलर का तो नहीं आ रहा है। द्वंद्वज दोष युक्त मूत्र, तो हमने पहले भी जैसे नाड़ी के केस में बताया वैसे यहाँ पर है, अगर दो दोष की इन्वॉल्वमेंट होगी तो दो दो वर्ण वाला होगा यूरिन, ठीक है। और पित्तवात युक्त जो यूरिन होता है उसमें धुएं के जल के समान होगा और उष्ण होगा, थोड़ा सा गरम गरम यूरिन आएगा। वात कफ युक्त जो यूरिन होगा वो श्वेत होगा और बुदबुद जैसा हो जाएगा, जबकि जो कफ पित्त युक्त यूरिन होगा वो कलुष यानी गदला लाल हो जाएगा। और सन्निपात दोष युक्त यानी कि तीनों दोषों के इन्वॉल्वमेंट होने पर ये यूरिन जो है वो कृष्ण वर्ण का यानी कि ब्लैकिश कलर का आने लग जाएगा। तो आप पहले तो सब पहला प्रश्न हमारा पेशेंट से क्या होने वाला, रोगी से, कि भाई आपको यूरिन नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं। दूसरा उसका कलर, कि कलर कैसा रहता है, तो कहेगा कि नहीं नॉर्मल जैसा कलर तो नहीं है। फिर आप उससे प्रश्न पूछना शुरू करेंगे कि किस कलर का हो रहा है। फिर आपके दिमाग में जो चीज आपको पता है कि पांडु वर्ण का है या फेन युक्त है, झाग झाग जैसी आ रही है, रक्त वर्ण का है, ये दो कलर मिक्स है, ये आप पूछेंगे तो। लेकिन कभी कभी हमारे प्रश्न यानी कि हमने पेशेंट से, रोगी से पूछा, हो सकता है कि वो आपको सही आंसर ना कर पा रहा हो या उसका बताया गया आंसर किसी वजह से गलत हो रहा हो, उसको प्रॉपर जानकारी ना हो। उस कंडीशन में उस बात को अपनी कंप्लीट प्रूव करने के लिए भी कि जो हमें उसने बताया वो हम सही निष्कर्ष पहुंच रहे कि नहीं पहुंचे, तो हम यूरिन उससे कलेक्ट भी करवाते हैं, ताकि हम यूरिन का जो हमने यूरिन उससे कलेक्ट कराया रोगी का, उससे हम कलर देख के जज कर सके कि उसमें किस दोष की इन्वॉल्वमेंट हुई है। अब हमने कलर देख के तो जज कर लिया, लेकिन हम खाली एक ही बात से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे कि हमने खाली कलर देखा और हमने जज कर लिया कि इसमें इस दोष की इन्वॉल्वमेंट है, नहीं। क्योंकि हमें यहाँ पे रोगी की जान से नहीं खेलना है, उसकी चिकित्सा करनी है। तो हम अपनी जो एग्जामिनेशन है उस पे फाइनल मोहर लगाने से पहले हम कई प्रकार से देख लेंगे। हमने कलर से तो हमें अंदाजा लग गया कि इसमें दोष की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अब हम परीक्षा भी करेंगे, ठीक है, यूरिन का एग्जामिन भी करेंगे। जैसे अब लैब टेस्ट होते हैं, यूरिन में जाकर यूरिन एग्जामिन किया जाता है, कल्चर कराया जाता है। तो पहले हमारे आचार्य, जब ये सब चीजें सुविधा नहीं थी तो भी मूत्र परीक्षा की उन्होंने विधि बताई, ठीक है। मूत्र परीक्षा की इन्होंने जो विधि बताई है वो इन्होंने सबसे पहले विधि बताते हुए कहा है कि इसका जो समय होता है, सबसे पहले सूर्योदय होने पर इसका परीक्षण करना चाहिए। मूत्र को कांच के पात्र में रखें और निरंतर सूर्योदय होने पर परीक्षा करें। उससे बोलना होता है कि पेशेंट यानी कि रोगी सुबह में यूरिन कलेक्ट करेगा, लेकिन सुबह के यूरिन को पास करते समय जो पहला फ्लो होगा उसे छोड़ के वो दूसरे फ्लो का यूरिन को कलेक्ट करेगा। पहले फ्लो का यूरिन कलेक्ट इसके एग्जामिनेशन के लिए, मूत्र परीक्षण के लिए नहीं लिया जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है कि। और दूसरा, इसको जो यूरिन को कलेक्ट कराया जाता है, अभी भी आप देखिए कांच के वायल्स होते हैं या आजकल प्लास्टिक की भी कुछ कुछ जगह डिस्पोजेबल वो लेने लगे, बॉल्स लेने लगे हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने बताया था कि मूत्र को कांच के पात्र में रखना चाहिए और निरंतर सूर्योदय होने पर इसका परीक्षण मॉर्निंग में करना चाहिए।
उस मूत्र की पहली धार को ना रखते हुए मध्य धार को ही रखें और उसी यूरिन की आपको परीक्षा करनी है ताकि आप उसकी चिकित्सा सफलतापूर्वक कर सकें। ठीक है, अब उसका परीक्षण कैसे, अब तो ये तो हमने जान लिया कि जो यूरिन हमें अपने पेशेंट से कलेक्ट कराना है वो मॉर्निंग का यूरिन लेना है और उससे बोलना है कि पहला फ्लो, फर्स्ट फ्लो छोड़ दे, उसके बाद का जो बीच का फ्लो है वो कलेक्ट करके सैंपल हमें दे। ठीक है, और हमें किसमें स्टोर कराना है, कोई भी ग्लास का कोई भी जो होगा बाउल होगा उसको कांच के पात्र में रखना है, उसमें लेना है। कांच की बोतल ले सकते हैं, बाउल ले सकते हैं देखने के लिए। बॉटल शब्द इसलिए नहीं कहा गया, कांच का पात्र कहा गया क्योंकि जो तैल बिंदु परीक्षण इसके लिए बताया जाता है वो करने के लिए आपकी कांच की बोतल में फिजिबल नहीं होगा करना, इसीलिए एक पॉट जैसा बर्तन जैसा ले लिया जाता है जिसमें आप परीक्षण कर सके इजिली। अब जो यूरिन परीक्षण है, मूत्र परीक्षण है, उसके लिए हमारे आचार्य ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया परीक्षण विधि बताई है जिसे जाना जाता है तैल बिंदु परीक्षा। बड़ी फेमस है, इसके बारे में एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के कई जगह बहुत सारे क्वेश्चंस इससे अराइज होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकले उसके बारे में पूछा जाता है, इसका वर्णन कहाँ है ये बारे में पूछा जाता है, किस परीक्षा के अंदर यानी कि अष्टविध परीक्षा में आता है, दशविध परीक्षा में आता है, ये क्वेश्चन इससे अराइज होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर टेकन फ्रॉम द तैल बिंदु परीक्षा। तो आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि तैल बिंदु परीक्षा का वर्णन कहाँ पर है, योग रत्नाकर ग्रंथ में है, तैल बिंदु परीक्षा किसके अंतर्गत बताई गई, अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत बताई गई है, मूत्र परीक्षण का तैल बिंदु परीक्षा किसका है, ये मूत्र परीक्षण का एक तरीका है, विधि है। ठीक है, तैल बिंदु परीक्षा के द्वारा तेल की परीक्षा नहीं की जाती है बल्कि मूत्र की परीक्षा की जाती है। ठीक ठीक है, आप क्या करते हैं, इसकी परीक्षा करने के लिए, तैल बिंदु परीक्षा करने के लिए इसमें जो पात्र में लिया होता है उसमें आपने कांच के पात्र में जो स्टोर कर लिया यूरिन लिया है पेशेंट का, उसमें आपको तेल की एक बिंदु डाल, क्या करना है, तेल की बिंदु डालनी है, एक ड्रॉप आप ऑयल डाल देंगे। ऑयल पता है जब आप यूरिन पे डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो नीचे नहीं जाएगा, क्या होगा, वहीं पर रहकर फैलने की कोशिश करेगा। अब हमारा यहाँ पे काम शुरू होता है, यूरिन का उसका पेशेंट का काम खत्म हो गया, उसने अपना सैंपल दे दिया। ठीक है, सैंपल आपने मॉर्निंग का लिया, कब का लिया, मॉर्निंग का सैंपल लेंगे, पहला फ्लो छुड़वा देंगे, दूसरा बीच का फ्लो लेते हैं, लेने कांच के पात्र में लिया, अब उसमें हम परीक्षण करने के लिए तेल की बिंदु डाल देते हैं। तेल बिंदु डालने के बाद हमें परीक्षण क्या करना है, हम सभी जानते हैं यूरिन में जब आप जो है वो तेल की बिंदु डालेंगे तो वो फैलेगी। अब नोट क्या करना है, जैसे हम नाड़ी केस में नाड़ी की गति देख रहे थे, तो यहाँ मूत्र परीक्षण करने के लिए हमें तेल बिंदु का प्रसार देखना होगा, यानी वो किस तरफ फैलती है ये देखना है। तो इसमें बताया गया कि अगर वो पूर्व दिशा ईस्ट की ओर जाती है, पूर्व की ओर जाती है, तो ये रोग जल्दी ठीक हो जाएगा, शीघ्र नष्ट होगा और रोगी आरोग्य, यानी कि रोग साध्य है और जल्दी ही ठीक होने वाला है अगर तेल की बिंदु ईस्ट की तरफ जा रही है। दूसरा, अगर वो दक्षिण की तरफ जा रही है तो ये मानना चाहिए कि ये ज्वर, इसको ज्वर रोग है, ज्वर रोग हो रखा है और रोग धीरे धीरे नष्ट होगा, धीमे धीमे नष्ट होकर रोगी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तेल की बिंदु उत्तर की तरफ जा रही है तो आरोग्यता निश्चित है, मतलब कोई ऐसे इसमें शक ही नहीं किया जा सकता कि रोगी ठीक ना हो, पूर्ण रूप से साध्य रोग है। अगर पश्चिम की तरफ जा रही है तो भी सुख और आरोग्यता, यानी कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, इसमें रोग ठीक हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि कुछ उसको प्रॉब्लम्स रह जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुख और आरोग्यता दोनों आएगी अगर आपकी तेल की बिंदु पश्चिम की तरफ जा रही है। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि क्या क्या किस तरफ होता है। ईशान कोण की तरफ, अगर ईशान कोण की तरफ जा रही है तो 1 मास के अंदर ही रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ईशान कोण का मतलब क्या हुआ, ईस्ट नॉर्थ, यानी कि आपका पूर्व और उत्तर। ईशान कोण का मतलब पूर्व उत्तर के बीच, पूर्व उत्तर यानी कि दोनों आपका ईस्ट यानी पूर्व और नॉर्थ के बीच में जो होता है वो ईशान कोण कहलाता है। तो इस तरफ अगर तेल की बिंदु जा रही है तो ये रोगी 1 माह से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। तो आपको इससे तेल बिंदु परीक्षा जो इसकी की जाती है मूत्र परीक्षण के लिए, उससे ये पता चल जाता है। लेकिन वहीं अगर आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण में जा रहा है, आग्नेय कोण आपका कौन सा हो गया, आग्नेय कोण आपका हो जाएगा ईस्ट और साउथ के बीच का पार्ट,
और नैत्य कोण हो गया साउथ और वेस्ट के बीच का पार्ट, इनमें से किसी की तरफ जा रहा है तो भी रोगी की मृत्यु निश्चित है। और अगर वायव्य कोण की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वायव्य कोण का मतलब हुआ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो भी रोगी को आप अमृतपान भी करा दीजिए। तो यहाँ पर तुम्हें कहा गया कि भाई रोग की मृत्यु निश्चित है, लेकिन भाई कोई कभी कहते हैं ना कि किसी को अमृतपान करा दी जाए तो भी उसकी मृत्यु टल जाती है। तो यहाँ तो ये कहा गया वायव्य कोण के लिए कि भैया मृत्यु होनी बिल्कुल डेफिनेट है, अगर आप अमृतपान भी करा देंगे तो जीवित नहीं रह पाएगा। तो एक तरीके से अगर उसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और इसकी तरफ जा रही है तो रोगी आरोग्य यानी कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वही अगर इनके बीच के कोण में कहीं जा रही है तैल की बिंदु तो वो रोगी ठीक नहीं होगा। इसमें कुल मिला के आपको ये इससे याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमने किस तरफ उसका प्रसार होता है बिंदु ये बता देंगे। इसमें ही कौन से दोष का अनुबंध है ये तैल परीक्षण विधि से कैसे पता चलता है, तो इन्होंने इसके आकार के हिसाब से भी बताया। भाई हमने कहा ना एक ही चीज को जज करके हम कलर देख के या कुछ करके हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते, क्योंकि हमें रोगी को चिकित्सा करनी है, उसको ठीक करना है, उसकी जान से नहीं खेलना है। तो हम फिर क्या करेंगे, उसका आकार भी देखेंगे। यदि तैल बिंदु सर्पाकार हो जाए, ठीक है, सर्प के आकार की हो जाए तो इसमें वात दोष का अनुबंध माना जाता है। अगर छत्र जैसी हो जाए तो पित्त दोष के अनुबंध है, और अगर मुक्ताकार मोती के आकार का हो जाए तो इसमें कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। तो हमने उसका कलर देखा दोष के लिए, हमने फिर उसका तैल बिंदु का प्रसार देखा कि किस दिशा की तरफ फैल रही है, साथ ही हमने उसकी आकृति देखी कि उसका आकार कैसा हो रहा है। फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमारे यहाँ पर रोगी में किस दोष की इन्वॉल्वमेंट हुई है और हमें किसकी चिकित्सा करनी है। ठीक है, और अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपका रोगी अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। अब इसके बाद इसी श्रृंखला में आगे आता है आपका नेक्स्ट नाड़ी मूत्र के बाद आता है मल परीक्षण। मल परीक्षण के लिए बताया गया है कि जो मल होता है अगर उसमें वात का कोप हुआ है, ठीक है, तो वात कोप वाला जो मल होगा वो गाढ़ा व सूखा हुआ होगा। ठीक है, गाढ़ा व सूखा हुआ होगा। दूसरा क्या होगा, टूटा हुआ होगा। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे जो नॉर्मल स्टूल पास होता है, को मल पास होता है, वो कैसा होता है, पूरा बंधा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ टूटा हुआ होगा, फेन युक्त होगा और रुक्ष होगा और धूमिल वर्ण का। गाढ़ा सूखा टूटा हुआ चित्र वाला, दूसरा फेन युक्त, ठीक है, और धूमिल वर्ण का। वहीं अगर पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट है तो जो स्टूल होगा वो पीलापन लिए हुए होगा, उसका कलर येलो होगा, डार्क येलो। अगर कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट है तो उसका जो स्टूल होगा वो श्वेत वर्ण का होगा। ठीक है, अगर सन्निपात दोष यानी तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट हुए तो इसमें तीनों के मिले हुए लक्षण मिलेंगे, यानी कि काला भी होगा, टूटा हुआ भी होगा, पीला भी होगा, कभी बंधा हुआ मिलेगा और श्वेत वर्ण का मिलेगा। कभी भी डेफिनेटली एक जैसा कलर उसमें या एक जैसे लक्षण नहीं मिलेंगे, तो वहां पे सन्निपात दोष की इन्वॉल्वमेंट मानी जाएगी। अगर वहीं पे द्वंद्वज को देखें तो वात कफ में मिले हुए लक्षण है कि कपिश वर्ण का हो जाएगा। पित्त वात वाले में बंधा हुआ होगा, टूटा हुआ होगा, पीला होगा और श्याम वर्ण का होगा। पित्त कफ युक्त मल जो होगा पीला श्वेत, कुछ घना अर्थात कभी गाढ़ा होगा और पिच्छिल होगा। दूसरी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने बताई है कि अगर किसी रोगी को दुर्गंध युक्त बहुत फाउल स्मेल वाला और शीतल मल निकले, ठीक है, बिल्कुल ठंडा निकल रहा है, ठीक है, जीर्ण मल हो, तो इसका अर्थ होता है कि इसका जो मल है वो जीर्ण है, यानी कई दिनों से रुका हुआ था और अब ये पास हुआ है। अगर वो बहुत स्मेल वाला फाउल स्मेल और वो शीतल है। दूसरी चीज, अगर कुछ कालापन लिए हुए हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि शीर्णता के दोष का मल है। अगर उसका मल श्वेत या बहुत ज्यादा फाउल स्मेल हो तो उसे जलोदर रोग होने की संभावना होती है। अगर उसका जो स्टूल है वो बिल्कुल काला हो तो क्षय रोग होने की संभावना है डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हम एक ही चीज के आधार पे कभी अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। अगर उसका स्टूल पीला हो और कटी में वेदना हो,
स्टूल आपको येलो है उसका रोगी का, साथ ही उसमें पेल्विस रीजन में पेन हो रहा है, तो हम मानते हैं कि आम दोष की इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है वहां पर। और अगर बहुत ज्यादा काला हो, बहुत ज्यादा श्वेत हो, बहुत काला, बहुत सफेद, या फिर बहुत ज्यादा पीला हो, या अत्यंत लाल हो जिसका हो, तो समझ लीजिए मरणासन है, यानी कि ऐसा रोगी मरने वाला, असाध्य है। ठीक है, तो ये तो हो गया मल परीक्षण, जिसमें हम स्टूल कैसा उसको पास हो रहा है ये देखकर, या हम कई बार सैंपल लिया जाता है उससे पता चल जाता है कि जो है मल परीक्षण के द्वारा कि उसको कौन से दोष में इन्वॉल्वमेंट हुई है या किस प्रकार का उसको रोग हो रहा है। अब आते हैं जीवा परीक्षा। जीवा परीक्षा में बताया गया है कि अगर वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो जीवा कैसी हो जाएगी, वात की वजह से, वात दोष की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसकी जीवा शीतल हो जाएगी। ठीक है, स्पर्श में रूक्ष होगी, खुरदुरी होगी, और स्फुटित, फटी फटी सी होगी। जैसे हमने, हमारी टंग कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन उसकी टंग कैसी होगी, बिल्कुल ठंडी। ठीक है, स्पर्श में रूक्ष और फटी हुई होगी। पित्त के प्रकोप से लाल और काली होगी। कफ के प्रकोप से श्वेत और अत्यंत पिछिल होगी, चिकनी सी होगी। और सन्निपात, अगर तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट है तो कृष्ण काली कंटक युक्त जीभ, यानी कि जीभ ऐसे लगेगा जैसे कांटा लगा हुआ। ठीक है, ऐसी जीभ मिलती है किसमें, सन्निपात, यानी कि तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट। फिर नेक्स्ट आते हैं हम शब्द परीक्षा, यानी उसका स्वर कैसा, उसके शब्द कैसे। स्वर यानी कि हम जो बोलते हैं, आपसे रोगी बात करेगा, आपसे चीजें पूछेंगे, तो उसके स्वर से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर भी किस दोष की इन्वॉल्वमेंट हो रखी है। तो अगर उसका स्वर कफ प्रकोप की वजह से हो रहा, कफ का प्रकोप हुआ है, तो स्वर कैसा हो जाएगा, कफ क्या करता है, इसका स्वर जो होगा भारी हो जाएगा, गुरु होगा। ठीक है, आवाज भारी हो जाएगी। पित्त प्रकोप की वजह से स्वर स्फुट होगा, यानी कि फटा, टूटा फूटा हो। ठीक है, फटा हुआ सा होगा। वात प्रकोप में ना तो गुरु होगा ना स्फुटित होगा, समझ नहीं आएगा कि बीच में कैसा हो रहा है, लेकिन नॉर्मल भी नहीं होगा। ऐसा इसके शब्द परीक्षा से पता चलता है। नेक्स्ट आता है स्पर्श परीक्षा, यानी कि टच करके। टच करके तो देखते ही हैं, हमें उस कई बार रोगी के स्थान को उसको स्पर्श वो करते, स्पर्श करते हैं, तो हमें पता चलता है। पाल्पिटेशन बताया ही गया सभी जगह करने के लिए। स्पर्श परीक्षा में अगर पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट है तो उसका स्पर्श कैसा हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। अगर वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है तो उसका स्पर्श शीतल होगा, और कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट होने पर उसका स्पर्श कैसा होगा, आर्द्र होगा। ये हो गया स्पर्श। अब आते दृक परीक्षा, यानी कि देखना, आईज, नेत्र। भाई सबसे पहले पेशेंट आता तो मात्र आई चेक करते हैं, आई से ही, आई के कलर से ही हमें कई बार कई रोगों की जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे तो आप जानते हैं, एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आई को देखकर ही हमें पता चल जाती है। और साथ ही साथ अगर दोष की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो भी हमारे लगभग लगभग हर पार्ट पे जो है उसका इफेक्ट दिखने लगता है। तो नेत्र के लिए बताया गया है कि वात के रोग से कुपित नेत्र जो होंगे वो रूक्ष होंगे। ठीक है, रूक्ष हो जाएंगे, धूम्रवर्णी हो जाएंगे, जलते हुए दिखाई देंगे, ऐसे हो जाएंगे। जबकि पित्त रोग से जो कुपित नेत्र होंगे वो उन नेत्र देव की ज्योति देखने में समर्थ नहीं होगी, जलते हुए होंगे, साथ ही साथ पीले होंगे। ऐसे व्यक्ति जो है वो देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, जलन बहुत ज्यादा पड़ रही होगी और पीले हो जाएंगे। जबकि कफ रोग से जो कुपित नेत्र होगा वो ऐसे लगेगा जैसे आईज में बहुत पूरा पूरा पानी डबा, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर पानी पानी से आंखों में मालूम होगा। नेत्र जल से पूर्ण होंगे, ज्योतिहीन दिखाई नहीं देगा, एंड स्निग्धता युक्त हो जाएंगे। द्वंद्वज यानी कि दो दोषों के इन्वॉल्वमेंट होने पर नेत्र जो होंगे दो दोषों के मिले हुए लक्षण वाले होंगे, और शीघ्र शीघ्र नेत्र खुलेंगे, यानी कि क्या होगा, बार बार ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, नेत्र खोलेगा, ये करेगा, इस तरह चीजें होंगी। त्रिदोषज में क्या होगा, नेत्र श्याम वर्ण के हो जाएंगे, फटे हुए होंगे, तंद्रा और मुख से युक्त होंगे। ठीक है, और विकराल लाल वर्ण के हो जाएंगे। साथ ही साथ ये बताया गया है कि अगर किसी रोगी का, एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, किसी रोगी का अगर एक नेत्र बड़ा हो जाए, एक आईज बड़ी हो जाए और दूसरी छोटी हो जाए, ठीक है, और ऐसे लगे जैसे मिल रही है आपस में, यूं बिल्कुल पास में आ गई, ऐसे आगे की तरफ यहाँ मिली हुई ना, ऐसी हो गई है, मिलती हुई हो,
तो वो कहा जाता है कि वो रोगी 3 दिन में मर जाएगा, 3 दिन में मरने वाला, ऐसा आचार्य ने उस समय अपने ग्रंथों में बताया है। अब आते हैं हम इसके अपने लास्ट अश्वित परीक्षा के लास्ट उस पे, जो है हमारा आकृति परीक्षा। आकृति यानी रोगी का शिल्प, ठीक है, रोगी का, उसके पार्ट का, किसी भी चीज का हम आकृति देखकर हम यहाँ पर बताएंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि आकृति परीक्षण में यहाँ पर वायु की प्रधानता होने से, ठीक है, शीघ्रकारी होने से, बलवान होने से, धातु को कुपित होने से, स्वतंत्र दोष होने से, बहुत रोगों को उत्पन्न करने वाला होने से, सब दोषों में प्रबल हमारी कौन होती है? सिर्फ वायु ही होती है। तो उन्होंने बताया है कि वातज प्रकृति मनुष्य के लक्षण, आकृति बताइए, ठीक है। तो अगर वातज प्रकृति का मनुष्य तो क्या होगा? वातज प्रकृति मनुष्य के जो केश और गात्र होंगे वो धूसर वर्ण के होंगे और फटे हुए होंगे। उसको शीत से द्वेष होता है, शीतलता अच्छी नहीं लगती, ठंड लगती रहती है बहुत ज्यादा, ठंडा अच्छा नहीं लगेगा। धैर्य, स्मृति, बुद्धि, चेष्टा, मित्रता, दृष्टि और गति सब चंचल, जल्दी दोस्ती की जल्दी तोड़, ठीक है। उसकी स्मृति जितनी जल्दी याद हो रहा है उतनी जल्दी भूल गए, ठीक है। ये धैर्यता, चंचल, कभी धीरज कभी नहीं, ठीक है, और बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं। तो ये कौन होते हैं? हमारे वाक प्रकृति मनुष्य। तो उनको देख के पता चल जाता है, उनके चलने से, उनके तरीके से, उनके बात बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ उनके बाल और गात्र जो है वो किस कलर के हो गए हैं, उनको बहुत ठंडक लग रही है, ठीक है, उनको शीत अच्छा नहीं लगती, ठीक, गर्मी चाहते हैं। दूसरा, उनकी जो दृष्टि है, मित्रता, चेष्टाएं हैं, ये सब बहुत चंचल होती हैं और बहुत बोलने वाले होते हैं। तो हम इनको देख कर जज कर सकते हैं कि ये जो मनुष्य है वो क्या है, इसमें वात प्रकृति वाला है। फिर आते हैं पित्तज प्रकृति। पित्तज प्रकृति के लक्षण बताते हुए कहा गया तृष्णा और बुभुक्षा अधिक लगती है ना, भूख प्यास दोनों चीजें ज्यादा लगती है पित्तज प्रकृति वालों को। शरीर का वर्ण, ठीक है, और शरीर क्या हो जाते हैं? दोनों उष्ण हो जाते हैं, ठीक। हाथ और पैर, मुख इसके ताम्र वर्ण के हो जाएंगे, पीले तांबे के जैसे कलर के होने लगते हैं। शूर और अभिमानी, बहुत प्राउड होता है। और केश पीले वर्ण के, और हम जनरली जानते हैं कि हेयर ग्रेइंग वगैरह जो हो जाती है, जल्दी बाल पकने लगते हैं, ठीक है, या झड़ते हैं, पित्तज प्रकृति के व्यक्तियों में ऐसा जल्दी होता है। फिर आते हैं कवच प्रकृति के लक्षण। तो कवच प्रकृति के व्यक्तियों में संधि, अस्थि और मांस गूढ़ होते हैं, काफी स्थिर होते हैं, स्निग्ध और परस्पर मिले हुए होते हैं, स्थूल होंगे, बलवान होंगे, इनके जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं ना काफी हैवी होंगे, ठीक है। आपको मालूम चलेगा कि अलग से हैवी वाले जॉइंट्स हैं, मांस में भी काफी, मतलब आपको अच्छे से पता चलेगा कि काफी भरे भरे से इनके। शुद्धा, तृष्णा, श्लोक, क्लेश आदि से कष्ट नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता चीजों से, फर्क ही नहीं पड़ता इनके लिए। खुशी हो या गम, कहते हैं ना, सब में ये कॉमन नॉर्मल रहते हैं ना। बहुत ज्यादा कुछ खुशी हुई तो या आपको ऐसे दिखेंगे कि बहुत खुश हो रहे हैं या बहुत गम हो गया, इन्हें, इनके लिए सब चीजें इक्वल रहती है, शांत स्वभाव के होते हैं। दूसरी चीज, कवच प्रकृति के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, सात्विक होते हैं और सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, सच्चे होते हैं। कवच प्रकृति के व्यक्तियों में हमें ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा अष्टविध परीक्षा, जो हमने पढ़ा कि 8 प्रकार से हम जो है अपने रोगी की परीक्षा करते हैं और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेने के बाद वहां पे क्या दोष की इन्वॉल्वमेंट हुई है, कौन सा रोग हुआ है, वो सब जानकारी होने के बाद हम जाकर जो है अपने रोगी की चिकित्सा करते हैं। और इस प्रकार से की गई चिकित्सा में वैद्य को, चिकित्सक को अवश्य जो है सफलता मिलती है। और सफलता मिलने का तात्पर्य है कि उस रोगी का रोग दूर हो जाता है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि रोग ठीक नहीं होगा रोगी का, और हो सकता है कि रोगी को हम कुछ नुकसान पहुंचा दें और कभी कभी उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसीलिए एक चिकित्सक यानी कि फिजिशियन की यह पहली ड्यूटी है कि आप अगर चिकित्सा करने जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट सीखना या करना फिर भी आसान है। इम्पोर्टेंट पार्ट और मुश्किल पार्ट है उसको डायग्नोज करना,
उसके बारे में पूर्ण जानकारी करना। अगर आप डायग्नोसिस अच्छी जानते हैं, पूर्ण जानकारी करना जानते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस रोगी की को आधे से ज्यादा वही ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप कुछ जीतिए, पहले स्टेप पे चलिए, उसकी पूर्ण जानकारी करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी कि चिकित्सा की तरफ हमें जाना होता है। तो दिस इज ऑल जो हमने आज के टॉपिक में देखा, अश्वित परीक्षा। और नेक्स्ट अब हम इसके बाद जानेंगे पंच निदान के बारे में, कि उस प्रकार से हम किस प्रकार से पंच निदान के द्वारा आगे रोग का परीक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच।